योगेंद्र, आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और सत्ता के महासमर में हम बात करेंगे इलेक्शन की उस घड़ी की। यूँ समझने की कोशिश करें हम, चुनाव अधिसूचना जारी होती है, आचार संहिता जब लागू होती है उस दिन से पहली कड़ी नामांकन जिसे अधिसूचना कही जाती है, उसके बाद में वोटिंग और फिर रिजल्ट, तब चुनाव एक पूरा संपन्न होगा। अभी वोटिंग राजस्थान में और 80 पार्टियों के 1862 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें से 199 भाग्यशाली विजय होंगे। खैर, लेकिन सभी भाग्यशाली हैं, लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर उन्हें अवसर मिल रहा है। तो चले, इस इलेक्शन कैंपेन को लेकर हमने बहुत बार चर्चा भी की हैं, क्या मुद्दे और कैसे क्या खास रहा इलेक्शन में। जब वो घड़ी आ चुकी है बूथ मैनेजमेंट की, बीजेपी ने पन्ना प्रमुख की बात कही, हर पार्टी ने अपने बूथ को मजबूत करने की कोशिश की है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, दूसरी पार्टियां हों, और होता भी वही है, क्योंकि जीत की पेटियां या ईवीएम वहीं से सुरक्षित होती हैं। तो पूरे इलेक्शन में हमारी टीम के जो सदस्य हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शक सिंह, अनिल सैन, योगेंद्र पंचोली, जिन्होंने पूरे इलेक्शन को नापा है, देखा है। तो क्या कुछ खास रहा? अनिल, क्या लगता है इस इलेक्शन में बीजेपी ने लास्ट टाइम तक पूरी ताकत लगाई है और लगानी भी चाहिए, क्योंकि ये तो महासमर है और महासमर में अगर आपके पास में योद्धा उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी रणनीति फेल है। तो हर पार्टी ने कोशिश की, बीजेपी ने भी की। अब लेकिन बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट को लेकर कुछ चर्चा हुई है कि हाँ, किस तरह से क्या रहेगा? देखिए, कल लोकतंत्र का पर्व मनाएगी जनता, मतदान बूथ तक पहुंचेगी, लेकिन मतदान बूथ से पहुंचने से पहले तमाम लोग अपील भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, तमाम जो लीडर हैं वो इस मुहिम के अंदर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान अपना अवश्य करने वहाँ पर पहुँचें। लेकिन इस बीच अगर चुनाव का अब तक का शेड्यूल देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि दावा जरूर किया कि उनकी बहुमत से सरकार आ रही है, लेकिन एनालिसिस में जो आ रहा था, पार्टी को कई बार ऐसा लगा बीजेपी को कि कहीं कांग्रेस मोर्चा तो नहीं मार ले जाएगी। ओपीएस जिसकी घोषणा कांग्रेस ने की, इसका अंडरकरंट बीजेपी को नुकसान तो नहीं दे जाएगा। और उसके साथ साथ गहलोत और पायलट की दूरियां जरूर थी, लेकिन चुनाव आते आते ये दूरियां कम होती नजर आई। तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय नजर आया। हालांकि तमाम चीज़ों को बीजेपी ने अपनी इस चुनावी मुहिम में साधने की कोशिश की। चर्चा जो थी भाषणों के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं नजर आई। राजस्थान में शायद पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 सभाएं वहां पर हुई हैं और 2 रोड शो, यानी 200 विधानसभाओं में 122 विधानसभा सीटों को साधने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ के भी काफी दौरे हुए हैं राजस्थान के अंदर, और खासतौर से 3 रोड शो करवाने के साथ साथ 20 जनसभाएं जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की करवाई गई हैं। तो ये फैक्टर जो है भारतीय जनता पार्टी, वो हमने देखा था कि चुनाव जो शुरू हुए थे, आचार संहिता लगी थी, उसके बाद में स्लो मोशन में बीजेपी चली, लेकिन जैसे ही मतदान से ठीक 4 से 5 दिन पहले का जो अगर प्रचार भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए, धरातल पर ग्राउंड पर अगर देखा जाए, रोड शो किया जाए, जनसभाएं जो करनी थी वो अगर देखा जाए, तमाम जो स्टार प्रचारक थे उनका गहमा गहमी कहीं ना कहीं राजस्थान में रही। और एक तरह से चुनावों के अंदर प्रचार का जो धूम थी वो बीजेपी ने एक रफ्तार वहां पर पकड़ी थी। लेकिन फिलहाल भी पार्टी दावा जरूर कर रही है बीजेपी कि यहां पर जो रिवाज है 5 साल में सरकार बदलने का, वो रिवाज बरकरार रहेगा। लेकिन अभी भी कई लोगों का ये मानना है कि जो अंडर करंट ओपीएस जैसी स्कीम का है वो कांग्रेस को बेनिफिट तो नहीं दे जाएगा। और दूसरी तरफ जो हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिक्र किया था अपनी जनसभाओं के, लास्ट की 2 जनसभाएं थी, उसके अंदर जिक्र किया था कि सचिन पायलट को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया, या उनको क्या क्या नहीं कहा गया। ये जिक्र करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बताता है कि सचिन पायलट का जो फैक्टर है वो बीजेपी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। इस फैक्टर को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है और पब्लिक में मैसेज कैसे दिया जा सकता है, ये कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो ये पूरा चुनाव अगर देखा जाए तो ये अब बूथ मैनेजमेंट पे पन्ना प्रमुख और ये बनाई है जो पहले से स्टडी, अब मुझे लगता है कि वो घड़ी आ गई है जिस पे फोकस किया बीजेपी ने पूरे टाइम।
बिल्कुल। अब पन्ना प्रमुख को टास्क दिया है हमने। बीजेपी का अगर भाजपा मुख्यालय से देखा जाए, मीडिया सेंटर और दोनों जगह पर टीम अलग अलग अलर्ट वहां पर की गई है। एक टीम ये फोकस रखेगी कि किस बूथ पर कितना पोलिंग वहां पर हो रहा है। पन्ना प्रमुख से लगातार संपर्क वहां पर साधा जाएगा। कहीं पर अशांति की जैसी खबर है, दूसरी टीम उस पर नजर रखेगी। कहीं ईवीएम अगर बंद हो रहा है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है वो भी वहां पर देखा जाएगा। और अगर कोई फर्जी वोटिंग जैसी शिकायत भी वहां पर की जाती, क्योंकि इनका तमाम एनालिसिस और नजर जो भारतीय जनता पार्टी रखेगी अपने अलग अलग एजेंट के द्वारा, तो ये पूरी नजर भारतीय जनता पार्टी रखेगी। और ज्यादा फोकस जो है बीजेपी का वो ये है कि किसी भी तरह से जो पोलिंग है राजस्थान के अंदर उसको बंपर यहां पर करवाई जाए। पिछले बार की अगर वोटिंग देख ली जाए 72.21% के आसपास पोलिंग हुई थी, लेकिन पार्टी बीजेपी ये चाहती है कि 75 से अबव अगर यहां पर पोलिंग होती है तो कुछ फैक्टर जो बीजेपी के पक्ष में बैठे। 0.53% यानी कि आधा फीसदी से बीजेपी पिछड़ गई थी। अब की बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी, ये बीजेपी का कहना है। दर्शक आपके पास में आना चाहेंगे और बूथ मैनेजमेंट को लेकर के सबसे मेजर फोकस रहना चाहिए था। कांग्रेस का स्ट्रक्चर वो नहीं बन पाया था। ब्लॉक लेवल तक जब चुनाव लड़ने का टाइम आ रहा था तब ब्लॉक अध्यक्ष से डिक्लेयर कर रहे थे, प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी आ रही थी। उसका असर पड़ रहा है कहीं चुनाव पे, या फिर बूथ का अलग सिस्टम था जिस पर पहले से ही कांग्रेस ने फोकस किया हुआ था, या फिर प्रत्याशियों के भरोसा छोड़ दिया गया कि आपको अपनी तैयारी खुद को करनी है? देखिए, निश्चित तौर पे 1 महीने पहले तक कांग्रेस की जो तैयारियां थी वो नगण्य थी, चाहे वो बूथ स्तर पे या जिला स्तर ब्लॉक। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने आप को मैनेज किया है। और मैनेज के तौर पर खास तौर पे कांग्रेस का जो वॉर रूम था, इस बार कांग्रेस के वॉर रूम से कहीं ना कहीं प्रदेश की हर सीट का एनालिसिस किया गया। और खास तौर पे आपने देखा होगा कि जयपुर में जब राहुल गांधी थे तो राहुल गांधी खुद वॉर रूम पहुंचे थे। वहां पर जो एक्सपर्ट दिल्ली के लोग बैठे थे, अलग अलग सीट के जो सर्वे चल रहे थे। और खासकर कांग्रेस के लिहाज से अगर इस चुनाव को देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो चेहरा इस चुनाव के रहे, जिन्होंने लगभग 60 से ज्यादा सीटों को उन्होंने कवर किया। लगातार 15 दिन ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की। कांग्रेस को और खासकर मुख्यमंत्री को ये उम्मीद है कि 10 फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की थी। फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए सरकार लगातार ये बेनिफिशियरी को लगातार ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि ये सरकार है, अगर ये सरकार रहेगी तो ये सरकार 100 यूनिट बिजली भी देगी, किसानों को 2000 यूनिट भी देगी, चिरंजीवी भी देगी, ओपीएस भी देगी। लेकिन सरकार अगर चली जाएगी तो ये नहीं मिलेगा। और 7 गारंटी इस बार कांग्रेस की तरफ से मुख्य तौर पर घोषणा पत्र में भी दी गई, जिसमें चाहे गोबर की खरीद हो, चिरंजीवी का जो दायरा है वो बढ़ाया गया हो, अन्य घोषणाएं हो। खासकर सचिन पायलट का जो फैक्टर का, सचिन पायलट को लेकर भी जिस तरह की बातें पहले कही जा रही थी चुनाव से पहले कि सचिन पायलट अगर, लेकिन सचिन पायलट के जो नजदीकी लोग हैं या सचिन पायलट ने खुद में लास्ट जो 5-7 दिन थे उसमें ताबड़तोड़ प्रचार सचिन पायलट की तरफ से भी किया गया। खड़गे आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आई, कन्हैया कुमार आए। लास्ट दिन नाथद्वारा के अंदर कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भी दिखे, भूपेश बघेल भी वहां पर नजर आए। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उसका मुख्य केंद्र सीएमआर और कांग्रेस वॉर रूम रहा पूरे लगातार 15 दिन जो कैंपेन कांग्रेस की तरफ से की गई। खासकर कांग्रेस को उम्मीद है, कांग्रेस ने ऐसी सीटें कई 20 से 30 सीटें ऐसी छांट रखी है जहां पर कांग्रेस को उम्मीद है कि वहां पर जो नेट टू नेट फाइट है, नेट टू नेट फाइट में अगर कांग्रेस वहां पर जीतती है तो कांग्रेस सरकार बना सकती है। हालांकि राजनीतिक जो पंडित कहते हैं, जो सर्वेज आए थे उसमें कहा गया कि कांग्रेस का जो अनुमान है वो 70 के करीब सीटें हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पिछला चुनाव हमने देखा, आपने देखा 2018 में इलेक्शन कि पोल के बाद में जो परिणाम आने से पहले जो एग्जिट पोल आया था उसमें छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही थी और राजस्थान में 110 से 115 सीटें कांग्रेस को मिल रही थी। लेकिन यहां वो सीटें कम हुई, 100 के आसपास आई और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना गई। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार ओपीएस का मुद्दा, चिरंजीवी के मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये मुद्दे अगर फैक्टर काम करते हैं गांव स्तर पर तो निश्चित तौर पे कांग्रेस चौंकाने वाले परिणाम राजस्थान में दे सकती है। जी चलिए योगेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। क्या लगता है आपको कि सियासत का ये जो खेल है इसको थर्ड फ्रंट या अलायंस से हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर का कुछ असर डाल पाएगा? क्योंकि ऐसे के वोटों पर पहले ये माना जाता था कि मायावती की बड़ी सेंध है, लेकिन चंद्रशेखर के आने से मैंने देखा है कि युवा मतदाता जो हैं काफ़ी रुझान रखा उन्होंने, तो इसका कुछ असर इम्पैक्ट आएगा? आम आदमी पार्टी भी अपना कार्ड खेल रही है। देखिए राजस्थान का इतिहास रहा है, राजस्थान में देखिए तीसरे मोर्चे का ज़्यादा कोई बड़ा अस्तित्व नहीं रहा है। लेकिन पिछली बारगी अगर आप देखें तो बीएसपी ने जिस तरह से सरकार को बचाया, सरकार बनाई,
सारी चीज़ें रही, हालांकि वो उसमें मर्जर हो गए। इस बार आरएलपी का जो पूरा चला, क्योंकि जिस तरह से सांसद हनुमान बेनीवाल सांसद रहते हुए जहां बीजेपी के साथ वो केंद्र में थे, लेकिन बाद में उनका पेचअप खत्म हो गया। उसके बाद अब आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि आरएलपी ने केवल यहाँ पर जो सीटें उतारी हैं उनमें से केवल एक सीट यहाँ पर आजाद समाज पार्टी को दी है। हनुमान बेनीवाल लगातार यही दावे करते आ रहे हैं कि इस बार जो सरकार बनेगी वो आरएलपी से ही बनेगी, बिना उसके सपोर्ट के नहीं बन पाएगी। हालांकि कल वोटिंग जब होगी और उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब तय होगा कि क्या तीसरी जो मोर्चे की जो पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि इंडिया जो संगठन बना है उसमें आम आदमी पार्टी लोकसभा के लिए शामिल है, लेकिन यहाँ पर की स्थितियाँ राजस्थान में अलग है। आरएलपी यहाँ पर आजाद के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ बीएसपी है। बीएसपी का भी आपने देखा कि कितने प्रत्याशी समर्थित हो गए और कुछ प्रत्याशी कांग्रेस में चले गए। यानी जोड़ तोड़ लगातार राजस्थान के इतिहास में यही रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी अगर आती है, क्या बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी या कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन इस बार के जो समीकरण है आपने भी देखा होगा, त्रिकोणीय मुकाबले में कुछ सीटें ऐसी हैं, लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो लगभग 55 से 60% तक त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती नजर आ रही है। ऐसे में जो सेंधमारी होगी वो तीसरे जो मोर्चे की पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, हालांकि आरएलपी, बीएसपी और जो ये पार्टियां हैं वो सेंधमारी करती भी नजर आएगी। हालांकि जिस तरह से आपने भी देखा कि निर्दलीय जो हैं उनकी वारे नारे भी होते रहते हैं। तो इस चुनाव में जिस तरह से हमारे सहयोगी दशरथ और अनिल भी बता रहे थे कि क्लियर कोई नहीं कह सकता कि किसकी मेजोरिटी बनेगी, लेकिन हो सकता है इस चुनाव में जो तीसरे मोर्चे की जो पार्टियां हैं उनके भी वारे नारे हो या फिर निर्दलीयों की भी। चले खैर, लेकिन बात आदिवासी बेल्ट की अगर की जाए तो वहाँ पे बीटीपी और भारतीय आदिवासी पार्टी दोनों ने अपना काम किया है। वो कितना असर पर डाल पाएंगे, वहाँ अगर इनका कुछ ठीक से असर दिखता है तो निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान दे सकती हैं। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस इसने मीडिया में किया नहीं है, लेकिन उदयपुर संभाग के जो न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ के पोर्टल्स हैं, उनमें काफ़ी कुछ उनकी चर्चाएं देखने को मिली हैं। कई दिग्गजों की साख दाव पे है, हर बारी होती है, जिसे हम हॉट सीट के रूप में भी देखते हैं, आप जन टीवी पे देख भी रहे हैं। लेकिन अधिकृत परिणाम 3 तारीख को जब आएंगे तब देखे जाएंगे। सुदर्शन सिंह जी हमारे साथ में हैं। सुदर्शन, क्या लगता है आपको कि इलेक्शन में एक हवा का रुख होता है, हवा चलती है, लेकिन इस बार का जो मतदाता है काफ़ी खामोश दिखाई दे रहा है, तो इससे कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है या फिर ये कहें कि अंडर करंट एक अलग हो सकता है, खामोशी है इसके कुछ अलग मायने हो सकते हैं? बिल्कुल योगेंद्र जी, हर बार ये होता है कि राजस्थान की जिस तरीके से परंपरा रही है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। अशोक गहलोत पिछली बार भी जब सरकार में थे तो उन्होंने इस तरह के विकास कार्य करवाए थे जैसे पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने देखिए मेट्रो ट्रेन जो है वो जयपुर में चलाई, इसके अलावा मुफ्त दवा योजना थी, इसके अलावा मुफ्त जांच योजना चलाई, पशुओं के लिए भी उन्होंने जो मुफ्त योजनाएं उपचार के लिए थी वो वहाँ पर शुरू करी। जो बुजुर्ग थे उनको उन्होंने तीर्थ यात्रा पर भेजा, कई पुलियाएं बनाई, बहुत से ऐसे काम थे वो जो अशोक गहलोत सरकार ने करवाए थे। लेकिन फिर भी सरकार जब चुनाव हुए तो बीजेपी की वहाँ पर दोबारा आ गई। तो राजस्थान में जो परंपरा है वो कुछ इस तरीके की है कि चाहे कोई सरकार कितना काम करवाए, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इस बार जो चुनाव हो रहा है वो इस अलग तरीके का चुनाव हो रहा है। इस बार कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर सरकार किसकी आ रही है, आखिर यहाँ पर जनता जो है उसका रुख कहाँ पर है। हालांकि ये बात सही है कि जो परंपरा है वो उस तरीके की है और अशोक गहलोत ने पिछली बार भी काम कराए थे, अशोक गहलोत ने इस बार भी काम कराए हैं। लेकिन थोड़ा सा ऐसा इस बार जो कंटेस्ट है वो बिल्कुल नेट टू नेट कंटेस्ट है और पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि शायद सरकार इस बार रिपीट भी हो सकती है। लेकिन जो परिणाम होगा वो किस तरीके का होगा वो चुनाव के बाद जब परिणाम सामने आएगा उसी समय पता लगेगा। लेकिन इस बार जो कंटेस्ट है वो काफ़ी यहाँ पर टफ है और जो राजस्थान की परंपरा है वो हम सबके सामने है। योगेंद्र जी, बस मुद्दा यही है कि राज बदलेगा या रिवाज, यानी कि राज बदल जाता है तो रिवाज कायम रहती है, और अगर रिवाज यानी कि राज कायम रह जाएगा तो रिवाज बदल जाएगी। वो जो मिथक बना आ रहा है 1998 से वो टूट जाएगा। अनिल, आपके पास में आना चाहूँगा। इस चुनाव को लगता है कि और रोचक बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के नाम ने। देखिए बिल्कुल, और ये चुनाव जो राजस्थान का रहा है ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेज
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में दिखा है। अशोक गहलोत ने लगभग 60 के करीब जनसभाएं की और हमने देखा भी था, काफ़ी एक्शन में नजर आए अशोक गहलोत, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में नजर आए। कहाँ पर सभाएं करनी, एक रणनीति के तहत वहाँ पर पहुँचे। मेवाड़ हो, वागड़ हो, मारवाड़ हो, तमाम जगह पर जनसभा कहाँ करनी है, क्योंकि हमने देखा था कि ये तो जो 14 सभाएं हैं ये इन दिनों की चुनावी आचार संहिता लगने के बाद की है। लेकिन इससे पहले अगर एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग 10 से 11 जनसभा और हो चुकी हैं पिछले एक साल में। तो हर जिले को कवर करने की कोशिश राजस्थान में रही है। बीजेपी ने स्ट्रेटेजी बनाई थी वो पिछले 5 साल से पहले ही बना ली थी। जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आई तब से ये प्रोग्राम चल रहा था कि किस तरह से आने वाले 2023 मिशन में भाजपा फतह करेगी। और हमने देखा भी था, ग्रास रूट पर प्लानिंग देखी जाए, केंद्र से जो निर्देश थे उन तमाम चीजों को देखा जाए तो हर मोर्चे के ऊपर कांग्रेस के ऊपर हमलावर भारतीय जनता पार्टी नजर आई। सड़क से संसद तक आवाज उठाई गई और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार, महिला अपराध, कानून व्यवस्था, इन तमाम चीजों को जो है मुद्दे के रूप में भी उठाया गया। पेपर लीक और उसके साथ साथ लाल डायरी जैसी इश्यूज को भी भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों की चर्चा जो थी वो जनसभा में भी हुई। लेकिन अभी भी जो एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ जो लोग हैं, वो दावे से क्यों नहीं कह रहे। पिछले चुनाव में हमने देखा था, अधिकतर जो सर्वे आए थे वो बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर लगभग बनना तय है। आंकड़े जो बता रहे थे उसमें दावे वहाँ पर किए जा रहे थे। लेकिन इन चुनावों का जो पेच फंसा हुआ है वो सबसे बड़ी बात, थर्ड फ्रंट जो है, निर्दलीय जो है, या फिर जो बगावत करके चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उन लोगों का चैलेंज ज्यादा है। बीजेपी के लिए भी चैलेंज है। चित्तौड़गढ़ की सीट देख लीजिए, पूरी तरह से फंसी हुई है। कई लोग तो दावा कर रहे हैं चंद्रबान आके जो 2 बार से विधायक हैं वो जीत रहे हैं। भाजपा से बगावत वहां पर की थी। यहाँ पर खंडेला की सीट देख लीजिए, बंशीधर वाजिया जो कि राज्य मंत्री रहे, लेकिन बगावत करके यहाँ चुनावी मैदान में जोटवाड़ा पर आशु सिंह सूरपुरा को टिकट देने की बात थी लेकिन नहीं दी, तो बगावत वहां पर कर दी गई। शिव से हमने देखा 5 से 10 दिन पहले ही भाटी को बीजेपी ज्वाइन करवाएगी। उस समय लग रहा था कि ज्वाइन का मतलब शायद टिकट देने का यहाँ पर लग रहा है, लेकिन फिर वहां पर टिकट नहीं दी गई तो बगावत का रूप वहां पर देखा गया। तो ये जो कई सीटें हैं ये बगावत का रूप यहाँ पर लिया और ये बड़े नाम हैं जो ये इन सीटों पर जो बगावत कर रहे हैं। और इन समीकरणों में आमने सामने की जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं जो बागी जो लोग हैं उनके बीच में मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा था। यही पेच है जो ऐसा नहीं है कांग्रेस में बगावत नहीं, कांग्रेस में भी है। और ये फैक्टर जो है ये दोनों बड़ी पार्टियों को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल दर्शक, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक चीज हमेशा देखी जाती है, जब कोई सत्ता में होता है वो डिफेंसिव होता है, यानी कि बचाव की मुद्रा में होता है। जो अपोजिशन में होता है काफी एग्रेसिव होता है, मुद्दे उठाए जा सकते हैं, कीचड़ उछाला जा सकता है, कमियां निकाली जा सकती हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के पास में हथियार होता है आपकी योजनाएं और डेवलपमेंट। इसी रूट पे मुझे काफी चुनाव दिखाई दिया। लेकिन मुद्दे बहुत सारे थे। कहा तो ये जाता है कि बीजेपी ने ये किया, कोई भी किसी भी राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पेपर लीक सभी राज्यों में हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है, चाहे विज्ञापन के जरिए हो, चाहे वाक पटुता की तरह से कहा जाए इसे, या स्पीचेज में हो, कहीं अपर हैंड रहा है बीजेपी का। कांग्रेस से लगता है आपको कि बुना नहीं पाई इन तमाम चीज़ों को, वो लगातार यही कहती रही कि 22-24 पेपर गुजरात में भी आउट हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए, और भी राज्यों में कानून व्यवस्था वहाँ भी लचर है। ये आंकड़े हम पेश कर रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े, इसी में सारा उलझा रहा। लेकिन छाप ज़्यादा बीजेपी छोड़ पाई। देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए, प्रदेश में प्रदर्शन हुए, खासकर पेपर लीक, भ्रष्टाचार, या कह सकते हैं जिस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर, ये पूरा चुनाव अशोक गहलोत वर्सेज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बीच हुआ। एक तरफ मोदी ने गारंटी दी, एक तरफ अशोक गहलोत ने गारंटी दी। लेकिन लास्ट में अशोक गहलोत ने चुनाव को रोचक बनाया, क्योंकि अशोक गहलोत ने यह कहा कि मोदी की गारंटी, क्या मोदी प्रधानमंत्री आज हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री तो कोई राजस्थान का व्यक्ति बनेगा, इनका चेहरा नहीं है। अगर मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की गारंटी का असर अगर गांव तक गया तो निश्चित तौर पे इस परिणाम इस चुनाव के चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए, बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, पेपर लीक उठाया, भ्रष्टाचार, लेकिन विकास के दम पर बीजेपी का कोई भी नेता, आपने चुनाव देखा कि कोई भी ये नहीं कह पाया कि हमने 5 साल में ये किया था पहले वसुंधरा सरकार में और अब ये करेंगे। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल का 2013 से 2018 का जो कार्यकाल रहा उसका इस चुनाव में कोई जिक्र नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस इस चुनाव को घुमाने की कोशिश की कि हमें विकास के नाम पर वोट दो। हमने 10 साल में या 5 साल में फ्लैगशिप योजनाएं दी 10, और हम 7 गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी पे जनता कितना विश्वास करती है, नहीं करती है? लेकिन अशोक गहलोत ने लगातार,
खासकर इस चुनाव में आप एक चीज देखी होगी, नरेंद्र मोदी की तरफ से जो हमले किए गए उसका काउंटर अशोक गहलोत ने किया। कांग्रेस एक तरफ थी जबकि मुख्यमंत्री अकेले एक तरफ थी। मुख्यमंत्री की तरफ से जब सचिन पायलट को लेकर प्रधानमंत्री ने अटैक किया तो सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत ने कल कहा कि सचिन पायलट की वो बात करते हैं, गुजरों को बरगला रहे, 72 गुजरों को किसने मारा उस पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर ये पूरा चुनाव कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत वर्सेज मोदी के बीच हुआ। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा सुदर्शन और योगेंद्र, आपके पास में नहीं आ पाऊंगा, समय का अभाव है। तो खैर चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है राजस्थान की सियासत में इस बार कि राज बदलेगा या रिवाज, और उसी पे फोकस है। सारा परिणाम क्या होगा, लेकिन चलते चलते हम आपसे गुजारिश जरूर करेंगे, आप अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका ये विशेष अधिकार है, आप उसे काम में जरूर लें, यानी कि वोट डालने जरूर जाएं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सत्ता के महासमर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।